प्यारे बच्चों, पाठ में आए सारे कठिन शब्दों के अर्थ तो नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप उनको कैसे जानेंगे। पाठ में आप रंगीन शब्दों पर अपना कर्सर रोकिए। अर्थ आपके सामने है। समझ गए बच्चों? चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। 2. खोजें। प्रस्तावना। पुराने जमाने में मनुष्य अपने गांव से दूर नहीं जाता था। पास के जंगल में शिकार करता था और आसपास के खेतों से अनाज बीनता था। उस समय उसके पास वाहन भी नहीं थे। धीरे धीरे मनुष्य ने सारी धरती को जानने का प्रयास प्रारंभ किया। आप लोग जानते ही हैं कि मनुष्य ने धरती के बाहर भी यात्राएं की हैं और चांद पर कदम रखा है। आज हवाई जहाज से कोई भी आसानी से दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच सकता है। अच्छे उपकरणों के चलते आज सैकड़ों लोग एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच गए हैं। लेकिन 70-80 साल पहले एवरेस्ट की चढ़ाई या अंटार्कटिक की यात्रा मौत से खेलने के बराबर थी। फिर भी मनुष्य ने इरादा नहीं छोड़ा। कई लोगों ने प्रयास करते हुए जान गंवा दी। आखिर एवरेस्ट की चढ़ाई और अंटार्कटिक की यात्रा दोनों में अंततः मनुष्य की जीत हुई। अंटार्कटिक की यात्रा। पृथ्वी का आकार संतरे जैसा है, बीच में गोल, ऊपर नीचे थोड़ी चपटी, बीच में भूमध्य रेखा का क्षेत्र है। यह सूरज की सीधी किरणों को झेलता है, इसलिए यह क्षेत्र हमेशा गर्म रहता है। ऊपर नीचे के क्षेत्र क्रमशः उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। ध्रुव प्रदेशों में सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती, इसलिए यह क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं। दोनों ध्रुव प्रदेश वास्तव में समुद्र हैं, लेकिन अत्यधिक सर्दी के कारण यहाँ का समुद्र भी जमकर बर्फ बन जाता है। इस तरह यह क्षेत्र न जमीन है जहाँ गाड़ियां चलने लायक सड़कें बन सके, न समुद्र है जिस पर जहाज चल सके। इसलिए मनुष्य के लिए ध्रुव प्रदेशों में जाना सबसे कठिन काम है। इस क्षेत्र को अंटार्कटिक कहा जाता है। यहाँ के भूभाग को अंटार्कटिक क्षेत्र कहा जाता है। अंटार्कटिक बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक महाद्वीप के बराबर। वास्तव में अंटार्कटिक क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है। इसमें सैकड़ों मील बर्फ पर चलने के बाद ही दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र आता है। अंटार्कटिक संसार का सबसे ठंडा प्रदेश है। यहाँ सर्दियों में तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गर्मियों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तापमान के हिसाब से यात्रा के लिए ठीक, लेकिन सबसे बड़ी बाधा सैकड़ों मील बर्फ पर चलने की है। इंग्लैंड में वॉल्टर स्कॉट नामक जहाजी थे। उन्हें बचपन से ही समुद्री यात्रा का शौक था। उन्होंने बचपन से ही दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने का सपना देखा था। वे 1901 में डिस्कवरी नामक जहाज से चले। ध्रुव से 530 मील तक पहुंचे। मौसम खराब होने के कारण लौट आए। उनमें साहस था, उनमें जोश था, उनके साथियों में कुछ करने की ललक थी। दूसरे साल और दूर तक गए। परेशानियों के कारण उन्हें लौटना पड़ा। फिर अच्छी तैयारी के साथ 1910 में दक्षिणी ध्रुव की यात्रा के शुरू में कई लोग अंतिम ध्रुव यात्रा पर निकले। यात्रा के लिए 5 लोग चुने गए। वे पांचों जनवरी 17, 1912 को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। लेकिन दुर्भाग्य, नॉर्वे के खोजी एमंडसेन 35 दिन पहले वहां पहुंच गए थे और उन्होंने ध्रुव पर नॉर्वे का झंडा गाड़ दिया था। स्कॉट उदास मन से वापस लौटे। उन्हें 800 मील वापस पैदल आना था। एक व्यक्ति गड्ढे में गिरकर मर गया। अभी 400 मील का रास्ता बाकी था। एक साथी अपने पुराने जख्म के कारण इतना अशक्त हो गया था कि उसके लिए 4 कदम भी चलना मुश्किल था। उसकी वजह से उसके 3 और साथी रुके हुए थे। वह एक रात टेंट से बाहर निकला और कहीं दूर चला गया। अब बाकी तीनों आगे चले। उन्हें अपने पड़ाव तक जाने के लिए सिर्फ 11 मील जाना था। इतने में भयंकर बर्फानी तूफान आया और उन्हें 9 दिन तक अपने टेंट के अंदर ही बैठा रहना पड़ा। खाना खत्म हो गया था। आग जलाने के लिए तेल नहीं था। सर्दी के कारण उनकी उंगलियां गलने लगी थी। स्कॉट के दोनों साथी ठंड से मर गए। 29 मार्च 1912 को स्कॉट ने भी टेंट के अंदर ही जान दे दी। नॉर्वे के जहाजी एमंडसेन संसार में पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाले व्यक्ति हैं। वे अगस्त 1910 को अंटार्कटिक के क्षेत्र में पहुंचे। उनके पास 10 स्लेज गाड़ियां थी, जिन्हें खींचने के लिए 97 कुत्ते थे। उनके साथ भी कई साथी थे। वे सबके साथ दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़े। जगह जगह कैंप बनाकर वहां कुछ लोगों और सामान को छोड़ा।
अंततः 5 आदमी और 11 कुत्ते के साथ वे दिसंबर 14, 1911 को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे और वहां नॉर्वे का झंडा गाड़ा। कह सकते हैं कि एमंडसन की तैयारी अच्छी थी और प्रकृति ने भी उनका साथ दिया। तभी इस खोज यात्रा में एमंडसन विजयी रहे और भाग्यहीन स्कॉट को लंबे प्रयासों के बाद निराश होना पड़ा और अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर भी साहस के लिए उसका सदा ही स्मरण किया जाता रहेगा। एवरेस्ट पर विजय। माउंट एवरेस्ट हिमालय की ही नहीं, सारे संसार की सबसे ऊंची चोटी है। कुछ वर्ष पहले तक उसकी ऊंचाई 29,028 फुट बताई जाती थी। यह भी कहा जाता है कि उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। एवरेस्ट की चोटी उस हिमालय पर्वत में है जो नेपाल और भारत के बीच की सीमा में है। इस कारण पर्वतारोही एवरेस्ट पर नेपाल की ओर से भी जा सकते हैं और भारत के रास्ते से भी। ज्यादातर पर्वतारोही नेपाल के रास्ते से ही एवरेस्ट पर चढ़ते हैं क्योंकि यही ज्यादा सुविधाजनक है। पहाड़ पर ऊपर तक जाना, पर्वतारोहण सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक जाने जैसा आसान काम नहीं है। यह मुश्किल ही नहीं, खतरनाक भी है। इसके मुश्किल होने का कारण है ऊंचाई पर हवा की कमी। जमीन के आसपास ही सबसे ज्यादा हवा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा कम होती जाती है। हवा की कमी से सांस लेना मुश्किल होता है। इसलिए पर्वतारोही 24-25 हजार फुट से ऊपर जाते समय सांस लेने के लिए प्राणवायु का भारी सिलेंडर साथ लेकर जाते हैं। पर्वतारोहण के खतरों का मुख्य कारण है पहाड़ पर जमी बर्फ। बर्फ पर फिसलकर गिरने का खतरा रहता है, इसलिए कांटों वाला जूता पहनना जरूरी होता है। बर्फ पर ज्यादा चलने पर पैर सुन्न हो जाते हैं। ज्यादा देर सुन्न रहने पर पैर गल भी सकते हैं, इसलिए भारी और फर वाले जूते पहनना आवश्यक होता है। बर्फ पर चलना वैसा ही है जैसे चिकने फर्श पर चलना। बर्फ पर पैर फिसलने का खतरा रहता है। पहाड़ी बर्फ पर फिसलने का अर्थ है नीचे गहरी खाई में गिरना। इससे भी बड़ा एक खतरा है। अगर पास की 2 चट्टानों पर बर्फ गिरे तो ऊपर बर्फ की चादर बन जाती है जो ठोस पहाड़ जैसी लगती है, लेकिन उसके नीचे है बड़ी गहरी खाई। पर्वतारोही गलती से इस पर पैर रख दे तो बर्फ की चादर टूट सकती है और व्यक्ति गहरी खाई में गिरकर मौत के मुंह में चला जाता है। इस खतरे से बचने के लिए सभी पर्वतारोही अपने को एक मोटी रस्सी से बांध लेते हैं। कोई पर्वतारोही गिरने लगे तो बाकी सब उसे रोक या खींच सकते हैं। ऊपर बर्फानी तूफान आए या बर्फ की चट्टानें नीचे गिरने लगी तो सारे लोगों के मरने का खतरा है। अदम्य साहस वाले पर्वतारोही इन्हीं सब खतरों का मुकाबला करते हुए नया कुछ करने की इच्छा से पहाड़ की चोटी तक पहुंचते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए प्रयास 1924 से ही शुरू हो गए थे। 1924 में मेलरी और इरविन नामक 2 पर्वतारोही 26,800 फुट पहुंच गए और वहीं रात रुकने के लिए डेरा डाला। दूसरे दिन लोगों ने उन्हें 28,230 फुट की ऊंचाई तक चढ़ते देखा था। अचानक मौसम खराब हो गया और बर्फानी तूफान चलने लगा। आज तक यह नहीं मालूम कि उन दोनों का क्या हुआ। उसके बाद 1953 तक कुछ पर्वतारोही दलों ने भी ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। इसका एक कारण मौसम है। पूरे वर्ष में ग्रीष्म के पहले के 20 दिन और बाद के 20 दिन मात्र एवरेस्ट पर जाने के लिए उपयुक्त समय है। इतने कम समय में दल ऊपर ना जा सके तो या तो उसे असफल लौटना पड़ेगा या खतरों में फंसना पड़ेगा। 1953 में एक यात्री दल नेपाल के रास्ते से एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए आया। इस दल में कुल 12 लोग थे। दल का मुखिया था कर्नल जॉन हंट। दल के साथ सहायक के रूप में नेपाल के शेरपा जाति का एक व्यक्ति था, तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग अनुभवी पर्वतारोही था, कई दलों के साथ चढ़ाई कर चुका था। दल ने एवरेस्ट की पूरी तैयारी की। फिर ऊपर चढ़कर दल ने 18,000 फुट की ऊंचाई पर बर्फ पर आधार पड़ाव डाला। ऊपर चढ़ते हुए वे थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पर डेरा डालते थे और रात को वहीं रुकते थे। एवरेस्ट की चोटी के नीचे आकर उन्होंने अंतिम डेरा डाला। हंट ने चोटी पर चढ़ने के लिए 4 लोगों का छोटा दल बनाया। दल के सदस्य आपस में बात करने के लिए वॉकी टॉकी जैसे छोटे रेडियो सेट साथ में लेकर गए थे। 29 मई 1953 का दिन मौसम अच्छा था। इतनी ऊंचाई पर बेहद ठंड थी और तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था। अंतिम डेरे से 2 लोग निकले, न्यूजीलैंड का पर्वतारोही एडमंड हिलेरी और सहायक शेरपा तेंजिंग नोर्गे।
दोनों ने एक दूसरे को एक रस्सी से जोड़ रखा था। भारी कपड़ों में भारी सिलेंडर पीठ पर बांधे दोनों धीरे धीरे ऊपर चढ़े और प्रातः 11:30 बजे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए। हिलेरी और तेंजिंग संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर कदम रखने वाले पहले मनुष्य थे। दूसरे दिन सारे संसार में एवरेस्ट विजय की खबर पहुंच गई।